SC/ST OBC रिजर्वेशन के लाभार्थी होने का आधार शैक्षणिक तथा सामाजिक पिछड़ापन है, जबकि एक्सक्लूजन का आधार OBC के लिए नियुक्ति में एवं SC/ST के लिए प्रोन्नति में आर्थिक है। इसके विरुद्ध कहा जाता है कि यह अतार्किक है। क्या आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत इस दृष्टि से उचित है? यदि नहीं तो सामाजिक शैक्षणिक आधार इसको व्यवहार में लागू किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे? तो SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार पिछड़ापन है। OBC का जो है वो आधार थोड़ा सा अलग है, कल्चरल एंड एजुकेशनल है, और SC/ST का कल्चरल नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, बल्कि सामाजिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है। तो क्रीमी लेयर का सिद्धांत इंदिरा साहनी केस के तहत पहली बार आया था, जो OBC के लिए था, क्योंकि वो केस OBC रिजर्वेशन पर था। 1990 में जब हुआ है तो 93 का जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है इंदिरा साहनी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको बाहर निकालना जरूरी है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत देने से एक कंसेप्ट आया कि हम सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका मतलब पहले ये था कि जो SC है, ST है, वो सब एक क्लास है। अब SC को और क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना ST को कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ था कि हम क्लासिफिकेशन में सब क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। इसलिए जब मंडल कमीशन वाले केस में, यानी कि इंदिरा साहनी केस में, ये फैसला आया तो ये अप्लाई हुआ केवल OBCs पे। तो सवाल था कि आधार क्या हो, तो आधार बनाया इसका आर्थिक। जैसे आजकल 7.5 लाख रुपए की इनकम हो तो OBC से बाहर निकालते हैं। फिर सवाल उठा कि SC/ST में क्रीमी लेयर क्यों नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली फिर से मना कर दिया कि हम इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन M नागराज का एक केस बड़ा प्रसिद्ध है 2005 का। M नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि SC/ST में प्रमोशन लेने के लिए सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति सचमुच ऐसी परिस्थितियों से आया था कि उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिसका भावार्थ ये हुआ कि M नागराज केस के बाद से SC/ST में प्रमोशन में क्रीमी लेयर लागू हो गया और OBC में रिजर्वेशन नहीं लागू होता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका ये है कि जब आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन SC/ST में है और शैक्षणिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन OBCs के मामले में है, तो रिजर्वेशन से बाहर निकालने का आधार आर्थिक क्यों है? इसकी वजह है मजबूरी, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। इसकी वजह ये है, आरक्षण का आधार वर्ग नहीं है, जाति है। अब तो खैर वर्ग भी हो गया, पहले तो वर्ग नहीं था। हमारे संविधान में लिखा हुआ पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा। वर्ग का मतलब होता है आर्थिक आधार पर बनने वाला जो एक स्टेटा होगा, उसको बोलते हैं वर्ग। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, बाद में कहा कि वर्ग का मतलब केवल वर्ग नहीं है, कास्ट भी एक क्लास मानी जा सकती है। कास्ट में सबसे अच्छा फायदा क्या है? जैसे रिजर्वेशन जेंडर पे देना हो, उसमें आसानी है। कास्ट पे देना हो आसानी है, क्योंकि आप जेंडर या कास्ट किसी का छिपा नहीं सकते, पहचान में ही जाएगा। और इसका मतलब ये हो कि रिजर्वेशन जब कास्ट के बेस पे देंगे तो आप, ये खतरा नहीं है कि एक व्यक्ति बाहर निकल गया, एक व्यक्ति बाहर आ गया, वो उस कास्ट में है तो है, वो छिपाएगा भी तो कम से कम 1000 लोग बता देंगे कि कौन सी कास्ट में आता है, जिससे पहचान सुनिश्चित हो जाती है। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया उसमें सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कोई गरीब है, यानी इसकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि गरीबी तो आज है कल नहीं है, आज नहीं थी कल हो गई, ये स्थिति है, फ्लक्चुएटिंग पोजीशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला कि मान लीजिए कि एक कास्ट में सब लोग पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको आरक्षण मिलता है, लेकिन उस कास्ट में आरक्षण किसको ना मिले इसका फैसला हम आर्थिक आधार पर कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी आर्थिक स्थिति उस कास्ट के अंदर काफी अच्छी है, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उसने वो शैक्षणिक पिछड़ापन नहीं झेला होगा जो उस कास्ट के बाकी लोग झेल रहे हैं। जैसे OBC में यदि कोई व्यक्ति अमीर है बहुत ज्यादा, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का मौका ठीक से मिला होगा, और क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मौका ठीक से मिले, इसमें वित्तीय स्थिति भी हेल्प करती है, और उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी अगली पीढ़ी को उस पिछड़ेपन से बचा लिया होगा। ये आधार सुप्रीम कोर्ट का है, और मेरी समझ में प्रैक्टिकली इससे बेहतर आधार कोई बन भी नहीं पाएगा। ये आरक्षण मिले क्रीमी लेयर को बाहर निकाल के,
प्राइवेसी ये होना चाहिए। और अभी व्यवस्था जो है ऐसी है नहीं कि इस पर कोई स्टैंड ले। भाई ऐसे SC ST बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए जिनके पेरेंट्स IAS हैं, IPS हैं, प्रोफेसर हैं, क्यों मिलना चाहिए? ये तो बेसिकली एक अच्छी पॉलिसी को खराब करने वाली बात है। और मुझे नहीं पता कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं इस बात से तटस्थ होकर बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो SC ST में है और उसके पेरेंट्स की कंडीशन ठीक ठाक थी, तर्क इसके पक्ष में ये आता है कि कई हजार सालों में जो स्थिति बिगड़ी है उसको एक पीढ़ी में कैसे ठीक कर दोगे भाई? माँ बाप ऑफिसर बन गए, आपने एक ही पीढ़ी के बाद कहा कि 1000 सालों का पिछड़ापन पिछले 20 साल में खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जो पिछड़ापन पैदा 1000 साल में हुआ उसको ठीक होने में कम से कम 100-200 साल तो लगेंगे। तर्क ये है उनका, और ये तर्क एकदम हवाई भी नहीं है। लेकिन इसका विरोधी तर्क क्या है? मान लो कि 1 करोड़ लोग हैं SC कैटेगरी में जो किसी नौकरी के लिए अभ्यर्थी हैं, उनमें से मान लीजिए कि 1 लाख को नौकरी मिली एक पीढ़ी में। अब उन 1 लाख के बच्चों की स्थिति बाकी 99 लाख से बेहतर है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको अच्छा स्कूल मिला, अच्छा कॉलेज मिला। अब इन 1 लाख का कंपटीशन उन 99 लाख से करवाएंगे जो 1020 साल से पीछे, ये तो 1000 वाले थे। इस कंपटीशन में वो जो पहले से कमजोर थे वो और कमजोर हो गए, क्योंकि जो आरक्षण मिला वो भी उनके वर्ग के उन लोगों को मिल गया जो एक पीढ़ी पहले फायदे में आ गए थे। और इसका मतलब आरक्षण जिसके लिए था वहां तो पहुंचेगा ही नहीं। तो कुल मिला के क्या होगा, SC में, ST में, OBC में कुछ टापू बन गए हैं, और वो टापू लगातार विकसित हो रहे हैं। और जिन लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो अपने ही समाज के उन लोगों से हार जाते हैं जिनको 1 या 2 पीढ़ी पहले आरक्षण मिल चुका है। तो हमें हमारा अच्छा बताइए, जब सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है, अगर सरकार किसी न किसी मात्रा में गुणवत्ता से समझौता कर रही है, आरक्षण का मतलब है गुणवत्ता से किसी न किसी मात्रा में समझौता करना पड़ेगा आपको, अगर कर रही है तो सरकार के लिए पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा? 2 में से चुन लीजिए। पहला, वंचित वर्गों के कुछ लोग कई पीढ़ियों में जाके ठीक हों ताकि 1000 वर्षों का पिछड़ापन दूर हो जाए। दूसरा, वंचित वर्गों के ज्यादा लोग कम से कम एक पीढ़ी में ठीक होते जाए, बाकी मेहनत तो खुद कर ले ताकि न्याय ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंच पाए। इनमें से सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जो मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम पीपल होता है, उपयोगितावाद की अप्रोच है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल, उसके हिसाब से क्या होगा? यही होगा। तो आपको एक पीढ़ी ना ठीक लगे, 2 पीढ़ी मान लीजिए, ये कर लीजिए कि जो लोग क्लास 1 जॉब में आ गए हैं उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा, क्लास 2 वालों को मिल जाएगा, 3 वालों को मिलेगा, 4 वालों को मिलेगा, ये भी समझ में आता है। लेकिन क्लास 1 जॉब में कोई व्यक्ति IAS, ऐसे कितने लोग हैं IAS हैं, उनके बच्चे आरक्षण में हैं। ऐसे मतलब अनगिनत लोग हैं जिनके पेरेंट्स IAS हैं, IPS है, प्रोफेसर हैं, IFS हैं, उनके बच्चे अब फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय के बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टीफेंस में पढ़ रहे हैं, और SC कैटेगरी से ST कैटेगरी से एग्जाम भी दे रहे हैं। अगर इसका मूल तर्क समानता है तो ये समानता किस तरह की बनेगी तो सवाल बनेगा ना इसमें। जी, पैसा हो गया, पावर हो गई, किंतु सामाजिक सम्मान तो नहीं मिल पाया। तो सामाजिक सम्मान उसको जितना भी मिला, उसी आदमी के परिवार में सम्मान बढ़ाते जाना ज़्यादा ठीक है, या बाकी व्यक्ति को भी ओहदा और धन कम से कम मिल जाए वो ठीक है? वो तर्क सरकार जो सोशल इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर, उस सोशल इन्वेस्टमेंट से हासिल क्या हो रहा है देखना पड़ेगा ना। जो अधिकतम हासिल है वो तो होना चाहिए, पर क्या फायदा उसका? एक पर्ची बड़ी सुंदर है इसकी, मेरा